चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब जानवरों में या जंतुओं में जो संरचनात्मक संगठन है वो कैसा है, वो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्पीडली पढ़ते हैं इसको हम लोग। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms. पिछले चैप्टर्स में जो है आप बहुत प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतुओं के संपर्क में आए या उनकी जानकारी से आपको जानकारी आपको हुई। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव दोनों आपको दोनों की जानकारी आपको हुई। ऑफ द एनिमल किंगडम, जंतु संघ से या जंतु तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जानकारी आपको हुई जंतु जगत के। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक कोशिकीय जो जीव थे, ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, उनमें जो है सभी प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं, जैसे कि डाइजेशन, पाचन, श्वसन एंड रिप्रोडक्शन, प्रजनन, आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। मतलब इसमें जितने भी सजीवों के जो लक्षण हैं, वो लक्षण रूपी जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती थी। मतलब पाचन, श्वसन और प्रजनन तीनों एक ही कोशिका करती थी, उसके लिए अलग अलग अंग या अलग अलग कोशिकाएं नहीं थी। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों का जो इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी संरचना, उसकी शारीरिक संरचना जो बहुआयामी होती है, द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट। वो जो फंक्शंस हैं, वो जो साधारण क्रियाएं जो हैं एक सजीव की, वो सारी क्रियाएं कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, वो विभिन्न समूहों की कोशिकाओं के द्वारा संपादित होती हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे पाचन है वो अलग प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा संपादित होगी, प्रजनन श्वसन अलग प्रकार के कोशिकाओं या अंगों के द्वारा संपादित होगी, और प्रजनन भी जो है अलग प्रकार के कोशिका ऊतक या अंगों के द्वारा संपादित होगी। इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और ये बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से ये क्रियाएं होंगी। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, हाइड्रा एक साधारण जीव हाइड्रा जो है, उसके लेकर अगर हम बात करें तो उसका शरीर जो है इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उसका भी शरीर जो है कई प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स, और हर प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो एक दो करके नहीं होती हैं, बल्कि हजारों हजार, माने प्रत्येक प्रकार की कोशिकाएं वो हजारों में होती हैं। यानी एक प्रकार की कोशिका कम से कम 1, 2, 3 हज़ार या 5 हज़ार, दूसरे प्रकार की कोशिका भी 5-6 हज़ार, इस प्रकार के हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। तो जब हाइड्रा जैसा साधारण जीव जो है, उसमें एक एक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या हजारों में हो सकती है, तो जो मानव शरीर है जो इतना कंपाउंड है, इतना ज़्यादा बहुकोशिकीय है, तो उसमें कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं उसका अंदाज कीजिए। तो ये जो है बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है हमारे मनुष्य का शरीर। बिलियंस मतलब आप अरबों खरबों की कोशिकाएं आप ले सकते हैं। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, अलग प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं उनको करने के लिए अरबों कोशिकाएं होती हैं। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, तो ये सेल जो इतनी संख्या में होती है, तो आखिर वो कैसे एक साथ काम कैसे कर लेती हैं, तो यही हम आगे जानेंगे। एज़ यू हैव ऑलरेडी लर्नड, जैसा कि आपने पढ़ा है इन योर अर्लियर क्लासेस, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। आपने वहाँ पे देखा है कि जो बहुकोशिकीय जो जानवर हैं, जंतु हैं, उनमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक समान कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, समूह हुआ करता है,
और साथ ही उनमें एक उन समूहों के बीच में एक अंतर कोशिकीय पदार्थ भी होता है जो जिनसे मिल करके वो जो है परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो वो जंतु कोशिकाएं जो हैं वो किसी खास कार्य को करती हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड टिश्यू। तो ये जो कोशिकाएं एक एक साथ मिलकर के कुछ समूह जो बनाती हैं, तो इन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं टिश्यू, या उसे ऊतक हम कह सकते हैं। मतलब कई कोशिका, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका मिलने से टिश्यू बनता है। अब ये एक से ज़्यादा जो कोशिकाएं हैं वो हज़ारों में हो सकती हैं, लाखों में हो सकती हैं, करोड़ों में हो सकती हैं, अरबों में भी हो सकती हैं। तो वो उस जीव की जो है उसकी शारीरिक संरचना जो है वो कितनी बहुकोशिकीय है, इस पर जो है निर्भर करेगा कि उसका एक टिश्यू में, उसके एक टिश्यू में कितनी कोशिकाएं होंगी। यू मे बी सरप्राइज टू नो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो इतनी कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं रहने के बावजूद भी आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जितने भी जंतु हैं उनमें, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उनमें लगभग 4 प्रकार की और जो है 4 प्रकार की ही टिश्यूज़ पाए जाते हैं। यानी ऊतकों की संख्या जो है, ऊतकों का जो प्रकार है वो केवल 4 प्रकार के ही होते हैं, अभी तक तो जितना ज्ञात है उसमें से। These tissues are organized in specific proportion। और ये जो ऊतक हैं, ये इनकी संख्या जो है वो कुछ अनुपात पर आधारित है। वो जो जंतु शरीर में या प्राणी शरीर में जो ऊतकों की जो संरचना है वो सजी हुई है कुछ एक खास अनुपात में। कहने का मतलब है कि किसी एक प्रकार की, मतलब जिस ऊतक का जितना कार्य है, जितना महत्वपूर्ण कार्य है, जितना ज़्यादा कार्य है, उस हिसाब से, उस अनुपात से उसकी संख्या प्राणी में होती है। जैसे आप कहेंगे कि अगर हाथ और पाँव की जो आवश्यकता है प्राणी को अत्यधिक ज़्यादा पड़ती है, तो उससे भी ज़्यादा पड़ती है आप कहेंगे कि हृदय की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, हृदय और फेफड़े की आवश्यकता। तो आप समझ सकते हैं कि हृदय, फेफड़े और हाथ पैर में कोशिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक होगी अन्य अंगों की तुलना में। तो यानी कि जो हाथ पैर और जो हृदय और फेफड़े के जो ऊतक हैं वो अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे बनिस्पत अन्य किसी अंग के जिसका कार्य बहुत कम होगा, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। और ये जो है खास अनुपात में ये कोशिकाएं मिलकर के और एक अलग अंग का ही निर्माण करती हैं। जैसे स्टमक मतलब पेट, लंग मतलब फेफड़ा, हार्ट मतलब हृदय एंड किडनी और किडनी। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जब 2 और 2 से ज़्यादा अंग जो हैं वो एक साथ मिल करके कोई समान कार्य को करते हैं, दोनों मिलकर एक ही कार्य को करते हैं, या दोनों एक दूसरे की सहायता करके किसी एक ही कार्य को संपादित करते हैं, बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, या तो उनके फिजिकल सहयोग से या भौतिक सहयोग से, या तो उनके रासायनिक सहयोग से, अगर एक ही कार्य को संपादित करती हैं एक से ज़्यादा अंग, तो दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, तब हम उनको अंग तंत्र कहते हैं। तो एग्जाम्पल गिवन, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, तब हम उनको अंग ना कहकर, पाचन अंग ना कहकर पाचन तंत्र कहेंगे, क्योंकि तंत्र का अर्थ हो जाता है सिस्टम, और सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा अंग इन्वॉल्व हों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र में जो है आपका पाचन मुंह से आरंभ हो जाता है, तो मुंह भी सहयोग करता है, फिर उसके बाद ग्रास नली जो होती है वो सहयोग करती है, फिर आगे जाकर स्टमक जो एब्डोमेन है वो आपको उसकी सहायता करता है पाचन में, फिर छोटी आंत होती है, तो वगैरह ये सब सारे, और लीवर होता है, उसके बाद पैनक्रियाज होते हैं, और फिर बड़ी आंत होती है। मतलब नीचे बड़ी आंत तक, मुंह से आरंभ होकर बड़ी आंत तक जो है सारे अंग मिल करके पाचन का कार्य करते हैं। तो एक पाचन तंत्र का जब भी नाम लिया जाएगा तो इन सारे अंग, ये सारे अंग की जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं वो शामिल होकर पाचन तंत्र का निर्माण करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम,
फिर श्वसन तंत्र है, इसमें नाक है, फिर श्वास नली है, फिर जाकर फेफड़े हैं, ये सारे मिल करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाएंगे। तो ये जो है मिलकर एक इस श्वसन तंत्र का निर्माण करेंगे एटसेट्रा। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये जो तंत्र हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, इसमें एक से आधा अंग जो हैं आपस में मिलकर एक ही कार्य को संपादित करते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन वे। तो जो भी हो, कोशिकाएं, ऊतक और अंग या अंग तंत्र जो भी हों, वो क्या करते हैं, सारे कार्य को स्प्लिट अप द वर्क, वो पूरे शारीरिक कार्य को, प्राणी के शरीर के कार्य को इन अ वे स्प्लिट अप, उसे तोड़ लेते हैं, खंडित कर लेते हैं और मतलब अपने 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 हिस्से में बांट लेते हैं इन अ वे, इस तरह से दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर। जो आपको वहाँ पे परिश्रम का जो है आपको विभाग दिखाई पड़ेगा, मतलब परिश्रम का बंटवारा कर लेते हैं आपस में और पूरे कार्य को संपादित करते हैं, जिससे कार्य बहुत ही सुलभ ढंग से और बहुत ही आसानी से एवं बिना ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए ये कार्य कर पाता है कोई भी प्राणी शरीर। एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल, और इस तरह से पूरे जीव शरीर को, पूरे प्राणी शरीर को जिंदा रखने में ये सहयोग करते हैं। आगे अब अगला पॉइंट देखते हैं 7.1 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम इसी अंग या अंग तंत्र के पर ही विशेष चर्चा करते हैं। द बेसिक टिश्यूज एज यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, जो मूलभूत जो कोशिकाएं होती हैं या मूलभूत जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ये आपस में एक संरचना बनाकर आपस में सहयोग करके, संयुक्त होकर, जुड़ करके जो है अंग बनाते हैं। विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये अंग जो है आपस में जुड़कर एक ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एक श्रृंखला एक चेन श्रृंखला बन जाती है कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, खास प्रकार के ऊतक बनाते हैं, यानी एक खास कार्य को करने के लिए कुछ कोशिकाएं समूहित होकर एक खास प्रकार का ऊतक बनाते हैं। फिर उस कार्य को और अच्छी तरह से और इसमें बड़े मात्रा में करने के लिए कुछ खास ऊतक, बड़ी संख्या में ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। फिर अगर उस अंग से भी वो कार्य जो है परिपूर्ण नहीं होता है अच्छी ढंग से, तो वो कई अंग मिल करके आपस में युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से जीव शरीर का जो वो कार्य है उसको संपादित किया जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर coordinated activities of millions of cells constituting an organism। तो ये जो सच एन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का जो सहयोग है, इस तरह का जो संघ है, इस तरह का जो समूह है, ये काफ़ी इज एसेंशियल, ये काफ़ी आवश्यक होता है फॉर मोर एफिशिएंट, ज़्यादा सफाई से, ज़्यादा गुणवत्ता से कोई कार्य को करने के लिए, एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, और ज़्यादा सहयोगात्मक जो कार्य है, प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनको करने के लिए, एंड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, जो लाखों लाख कोशिकाएं होती है, तो उनको एक साथ मिलाकर काम करने के लिए इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी आवश्यक होता है, कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो मिल करके आपस में एक पूरे प्राणी को बनाते हैं। तो मतलब अगर कोशिकाओं से, बहुत बड़ी मात्रा की जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे अगर कोई खास कार्य कराना हो प्राणी को, तो उस प्राणी सीधे तौर पर जो कोशिकाएं हैं उनसे ये कार्य करवाना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसा कि हम लोग एक मैनेजमेंट बॉडी में भी देखते हैं, अपने डेली लाइफ में हम लोग जो स्कूल, हॉस्पिटल या बैंक आदि में देखते हैं कि अगर कुछ समूह मिलकर के एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं, कुछ वर्कर मिलकर के वो उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, और इस तरह से कई डिपार्टमेंट मिलकर के उस मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार का जो समूहन वो प्राणी शरीर की कोशिकाओं में भी होना आवश्यक है, अन्यथा जो है ये कार्य काफ़ी, उनको नियंत्रित करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिकाएं जो हैं वो ऊतकों में समूहित होती हैं,
और कई एक प्रकार के ऊतक जो है वो मिलकर के एक खास प्रकार के अंग का निर्माण करते हैं, जो एक खास प्रकार का कार्य ही करेंगे। फिर वो अगर वो अंग जो है अकेला ना कर सके तो इस प्रकार के कई अंग विकसित हो जाते हैं और वो मिलकर के किसी एक कार्य को संपादित करने का काम करते हैं, तब वो अंग तंत्र कहलाता है। तो इस तरह से एक चेन श्रृंखला बनती है कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज़। हमारे शरीर के जो अंग हैं वो क्या होते हैं, मोर टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बने होते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईच, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज़। हमारे शरीर का हर एक अंग जो है वो एक से अधिक प्रकार के टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो जैसा काम वैसी उसकी संरचना। तो जैसे कि हमारे जो शरीर, जैसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में लगभग इतने अरब कोशिकाएं हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, फिर भी उसमें के इन टोटल 4 प्रकार के ही टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। और यहाँ पे हार्ट जो है वो हार्ट में ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हार्ट की जो बनावट है वो कितना कंपोजिट है। तो एक हार्ट जो छोटा सा होता है उसमें आपका सभी 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो इसमें उपयोग में आ गई हैं। एग्जाम्पल गिवन, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, सभी प्रकार के जो कोशिकाएं हैं वो मिल करके हार्ट का निर्माण करती हैं। वी ऑल्सो नोटिस, हम यहाँ ये भी नोटिस करते हैं, आफ्टर सम केयरफुल स्टडी, कुछ सावधानी से पढ़ने के बाद, दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स डिस्प्लेज सर्टन डिसर्नेबल ट्रेंड। तो ये जो थोड़ी सावधानी से पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो अंगों में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है या ऑर्गन सिस्टम्स में, अंग तंत्र में जो एक प्रकार का जो ट्रेंड दिखाई पड़ता है, डिसर्नेबल ट्रेंड, दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इसे जो हम विकासवाद से जोड़ सकते हैं और ये काफ़ी क्रांतिकारी एक प्रकार का ट्रेंड होता है या तरीका होता है। यू विल स्टडी द डिटेल्स इन क्लास 12, जो 12 में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। इस चैप्टर में हम लोग फ्रॉग का जो बाह्य आकार है और उसके शरीर की जो संरचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, यानी किसी के बाह्य रूप का अध्ययन करना, उसे ही हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्योंकि मॉर्फ का मतलब रूप होता है ग्रीक वर्ड में, ग्रीक मीनिंग में। इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, और छोटे जो जीव जंतु हैं या सूक्ष्म जीव और पौधों के क्षेत्र में, द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। तो उन मॉर्फोलॉजी का मतलब तो सिर्फ यही होता है जहाँ तक सवाल है पौधों और सूक्ष्म जीवों का। इन केस ऑफ तो मॉर्फोलॉजी refers to study of form और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? किसी के रूप का, फॉर्म का, उसके आकार, शेप का, या एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, और उसके बाहर से जो दिखने वाले जो विशेषताएं हैं
उनका अध्ययन हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। जहाँ तक पौधों और सूक्ष्म जीवों का सवाल है उस तो उनके साथ तो यही लागू होता है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ उनका बाह्य रूप का अध्ययन। इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जब ये एनिमल्स मतलब प्राणी या जंतु के लिए जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि उसका बाह्य रूप का अध्ययन तो करना ही है, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से अंग या अंग तंत्र या उसके कौन कौन से भाग हैं उसके शरीर के, ये भी हमें उसके आंतरिक भागों को भी देखना है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। और एनाटॉमी जो है वो परंपरागत तौर पर एनाटॉमी का अर्थ भी यही होता है कि जिसके अंदर जंतु के शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स उसके आंतरिक अंगों का अध्ययन करना, उसे एनाटॉमी कहते हैं। यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे किसके शरीर पर, वो फ्रॉग के शरीर पर, जो रिप्रेजेंट करता है किसके समूह को, वर्टिब्रेट्स के, है ना, समूह को वो इंगित करता है, मतलब वो वर्टिब्रेट समूह से आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग्स, अब हम लोग फ्रॉग्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। मेढक जो होता है वो शुद्ध मतलब ज़मीन पर और फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकता है। एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। और यह जो है किस क्लास के का प्राणी है, एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा समूह का प्राणी है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज रैना टिगरीना। ठीक है, तो जो फ्रॉग का जो इंडिया में पाया जाने वाला फ्रॉग है वो किस स्पीशीज का है, तो राना टिगरीना। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहली खासियत क्या है इस राना टिगरीना स्पीशीज़ वाले मेंढक की, कि इसका जो टेम्परेचर है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। दैट इज़ देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। अर्थात ये अपने आप को जो इन्वायरमेंट है उसके अनुकूल तुरंत बना लेता है, और जैसा इन्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से अपने टेम्परेचर को वो एकोमोडेट कर लेता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। इस तरह के जो प्राणी हैं उन्हें कोल्ड ब्लडेड शीत रक्तीय प्राणी या पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन द कलर ऑफ द फ्रॉग्स वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड। और अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये भी देखा होगा कि जो मेढक का जो रंग है वो भी बदलता है। अगर वो घास में रहते हैं तो उनके रंग में कुछ न कुछ बदलाव थोड़ा आता है, और अगर वो सूखे ज़मीन पर भी रहते हैं तो भी उसके रंग में कुछ बदलाव आता है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जिसे कैमोफ्लेज कहते हैं। तो ये जो है इनके अंदर में कैमोफ्लेज का एक बहुत ही छद्म या छद्म आवास जो है वो छद्म रूप धरने का जो है इनके अंदर गुण होता है, और ये जो है अपने आसपास के पर्यावरण के अनुकूल अपने शरीर में कुछ न कुछ हल्का फुल्का बदलाव ला करके और छिपने का प्रयास करते हैं अपने शत्रुओं से, जो इन्हें मदद करता है अपने शत्रुओं से बचने में। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज़ कॉल्ड मिमिक्री। तो हम लोग जानते हैं जैसे कोई कलाकार जो है किसी दूसरे कलाकार की आवाज़ की नकल करता है तो उसे हम मिमिक्री कहते हैं। तो यहाँ में जो मेढक है वो भी अपने आसपास के रंगों की मिमिक्री करता है, और कैमोफ्लेज जो है
अपनाता है, कैमोफ्लेज प्रोसेस को अपनाता है, यानी अपने आप को छिपाने का जो प्रयास है वो करता है। यू मे ऑल्सो नो, तो दे, उसके बाद हम क्या देखते हैं, दे हैव बी द एबिलिटी, तो एक तो उसको टेम्परेचर रेगुलेट करने का जो है उसमें क्षमता होती है, दूसरी क्षमता उसमें होती है कैमोफ्लेज की, और तीसरी जो है तो ये कैमोफ्लेज जो अपनाने की जो प्रोसेस है उसे मिमिक्री कहा जाता है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। आप अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड के समय आप मेंढकों को बहुत ही कम देख पाएंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन द डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। क्योंकि ये शीत रक्तीय प्राणी होते हैं तो ये अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े गहरे छिद्रों में ज़मीन के नीचे चले जाते हैं ताकि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड से अपना बचाव कर सकें। दिस इज़ नोन एज समर स्लीप, और इसे अन्य शब्दों में हम क्या कहा जाता है, समर स्लीप कह सकते हैं या एस्टिवेशन भी कहा जाता है। एंड विंटर स्लीप या हाइबरनेशन रेस्पेक्टिवली, यानी समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो ये डिफरेंस के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं। तो ये मेंढक में एक गुण होता है। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। हैव यू एवर टच्ड, थोड़ा इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। हाँ, तो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ ए फ्रॉग, क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी, वो काफ़ी चिकनी और फिसलन वाली होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस उसके शरीर के ऊपर एक म्यूकस जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में भी होता है, जो हमारे मुंह के अंदर होता है, हमारे पेट में भी होता है, एब्डोमेन के अंदर भी होता है, जो हमारे एब्डोमेन के त्वचा को अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे वस्तुओं से बचाता है। तो तो काफ़ी स्लिपरी और स्मूथ होता है, और ये इसलिए होता है कि उसके ऊपर म्यूकस लगी होती है। वो म्यूकस जो हमारे शरीर में मुंह और हमारे एब्डोमेन के अंदर भी रहता है। द स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन, इससे फ़ायदा उसको क्या होता है कि उसकी त्वचा जो है हमेशा गीली गीली रहती है और हमेशा आर्द्र रहती है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज़ जनरली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, जो उसके ऊपरी हिस्से का जो शरीर होता है वो अधिकतर ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और उसमें थोड़े बहुत डार्क इरेगुलर स्पॉट भी होते हैं, गहरे रंग के कुछ धब्बे भी होते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन, और उसके पेट के ओर की जो त्वचा है, इज़ यूनिफॉर्मली पेल येलो, वो एक ही समान लगभग आपका धुंधला पीले रंग का, मटमैले पीले रंग का होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन, मेंढक कभी पानी तो पीता नहीं है लेकिन अपने शरीर के लिए जो आवश्यक जल है वो अपने त्वचा के जरिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। अब इस फिगर 7.1 में आप देखिए जो है उसके दो हिस्से आप इसे मान सकते हैं, एक सिर का और एक पूंछ की ओर का हिस्सा। ए नेक एंड टेल आर एब्सेंट, लेकिन इसमें क्या है, सिर का हिस्सा और पूंछ का हिस्सा तो होता है लेकिन इसकी गर्दन अलग से नहीं होती और न ही इसकी पूंछ होती है। अबव द माउथ, मुंह के ऊपर ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज़ प्रेजेंट, मुंह के ऊपर जो है दो छोटे छोटे नासिका छिद्र होते हैं। आइज़ आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और आँखें जो है वो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं और उसके ऊपर एक
पारदर्शी झिल्ली जैसी आँखों के ऊपर पड़ी होती है, दैट प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर, और ये उन्हें पानी के अंदर रहकर भी वो झिल्ली आँख को ढक देती है ताकि आँख बची रहती है लेकिन उसे आर पार दिखाई पड़ते रहता है। ऑन ईदर साइड ऑफ आइज ए मेम्ब्रेनस टेम्पेनम रिसीव्स, और ये जो आँखों के दोनों ओर जो है एक झिल्ली सी छोटी सी संरचना होती है जिसे टिम्पैनम कहते हैं, जिससे वो साउंड रिसीव करता है, साउंड के सिग्नल्स को रिसीव करता है। इसके बाद है द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन, उसके जो अग्रपाद और जो पश्चपाद हैं वो जो है उसे मदद करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो उसे चलने मदद करते हैं, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बॉरोइंग, उसे तैरने में, चलने में, छलांग लगाने में और अंदर डुबकी लगाने में, या मिट्टी के अंदर या कीचड़ के अंदर जाने में मदद करती है। द हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, जो पश्चपाद हैं वो 5 छोटी छोटी उंगलियों में बढ़ जाते हैं, एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर, और वो थोड़े बड़े और थोड़े मांसल होते हैं, देन 4 लिम्स, जो अग्रपाद हैं उनकी अपेक्षा, दैट एंड इन 4 डिजिट्स, जिसमें 4 ही उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स, पैरों के जो मतलब पश्चपाद जो होते हैं उसकी जो उंगलियां 5 उंगलियां हैं वो आपस में वेब्ड रहती हैं, मतलब आपस में जुड़ी हुई, झिल्ली से जुड़ी हुई रहती हैं। दैट हेल्प इन स्विमिंग, जैसा कि आप बतख के पाँव में आपने देखा होगा, उसके जो दोनों पैर होते हैं उसमें उंगलियां आपस में झिल्लियों से जुड़ी होती है, तो इससे मेढक को तैरने में मदद मिलती है। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, फ्रॉग्स जो होते हैं वो प्रजनन के जो है जो डायमॉर्फिज्म विधि है उसको वो एग्जिबिट करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, मतलब इसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि कौन पुरुष मेढक है और कौन मादा मेढक है, कौन नर मेढक है और कौन सी मादा मेढक है। तो मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश, जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उसे हम साफ तौर पर पहचान सकते हैं, कैसे, तो प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, उसके गले में जो है वो ध्वनि उत्पादक छोटे छोटे थैलियाँ छोटी छोटी होती हैं, एंड ऑल्सो एक कॉपुलेटरी पैड, और एक फूलने वाला जो है वो एक पैड भी होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स, और ये जो है फीमेल फ्रॉग्स में ऐसा नहीं होता, मतलब उनमें वोकल सैक्स भी नहीं होते हैं और कॉपुलेटरी पैड भी अग्रपाद के पास नहीं होता। तो इससे हम साफ साफ मेढक को पकड़ने के पश्चात देख सकते हैं या दूर से भी पहचान सकते हैं कि ये नर मेढक है और ये मादा मेढक है। चलिए आगे अब इसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं। द बॉडी कैविटी The body cavity of frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive systems. जो शरीर की जो उसकी शरीर गुहा जो होती है मेढक की, मतलब उसकी जो संरचना, शरीर के की जो संरचना है, उस संरचना के अंदर जो है वो किस किस अंगों को समाये रहता है, यानी उसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, या अंग तंत्र, पाचन तंत्र पाया जाता है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी मतलब परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र, नर्वस यानी तंत्रिका तंत्र, और एक्सक्रेटरी मतलब उत्सर्जन तंत्र,
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र, ये सारे अंग जो है उसके इस शरीर गुहा में पाए जाते हैं, यानी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स, और इसके जो की जो संरचनाएं हैं वो अच्छी तरह से विकसित होती हैं। एंड फंक्शंस, और वो अच्छी तरह से काम भी करती हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एक कनाल सिस्टम होता है, यानी नसों का की जो एक पंक्ति होती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, और छोटे छोटे पाचक थैले होते हैं। द एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट, ये काफ़ी छोटी होती है, जो जिसे हम जैसे ग्रास नली हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में ग्रास नली होती है, उस प्रकार की ये नली होती है। तो ये छोटी होती है। बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। असल में जो फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, मतलब वो मांसाहारी होते हैं, और इसलिए उनके जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, उनके जो शरीर के अंदर का जो छोटी आंत होती है वो उसका आकार जो होता है काफ़ी छोटा होता है। जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी छोटी आंत थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि हर्बीवोरस का मतलब वो शाकाहारी जो होते हैं, तो उसमें सेलुलोज होता है। जितने भी हरे पत्ते पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियों वगैरह में सेलुलोज होता है, उसके पाचन में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए छोटी आंत लंबी होती है। लेकिन मांसाहारी भोजन के पाचन में जो है शीघ्र से हो जाता है, शाकाहारी से की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी होता है। इसके कारण जो छोटी आंत है उतनी लंबी होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। द माउथ ओपन्स इनटू ए बकल कैविटी, और जो मुंह है वो एक छोटी गुफा जैसी संरचना में खुलती है। दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, और ये जो आपके गले में जो स्वर तंत्र है उससे होकर के सीधे वो एब्डोमेन का जो ईसोफेगस है, मतलब जो आप उसको कहेंगे हमारे शरीर में जो एब्डोमेन होता है वैसी संरचना जो उसकी होती है, वहाँ पर आमाशय में जाकर के खुलता है। तो एसोफेगस इज़ ए शॉर्ट ट्यूब। इसोफेगस जो होता है वो आमाशय से जोड़ने वाला एक छोटा सा ट्यूब होता है, छोटी सी नली होती है इनटू द स्टमक, पेट के अंदर, विच इज़ टर्न कंटिन्यूअस एज द इंटेस्टाइन, और यही आगे जाकर इंटेस्टाइन भी बन जाती है। रेक्टम एंड फाइनली, और फिर वो वही नली आगे जाकर रेक्टम में भी बदल जाती है, यानी बड़ी आंत में भी बदल जाती है। एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोएका, और बाद में वो जो है एक उत्सर्जन के लिए क्लोएका तक चली जाती है। लीवर सेक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये ठीक है, मनुष्य के शरीर के समान मेंढक के शरीर में भी ये क्रियाएं होती है। जो इसका यकृत होता है उससे बाइल जूस निकलता है, और वो स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज होते हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, जो कि हमारे शरीर में भी होते हैं, जिसे हम अग्न्याशय बोलते हैं। तो मेंढक के शरीर में भी जो है वो अग्न्याशय होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अग्न्याशयिक रसों को स्रावित करते हैं। और तो इस तरह की संरचना आप यहाँ पे मेंढक के शरीर की संरचना को आप देख सकते हैं। ये जो मुंह से इसका जो लीवर है आप देख सकते हैं कि वो इसके ठीक गर्दन के समीप जो है होती है, ये लीवर है ये, और ये हिस्सा मिलाकर एक बड़ा सा लीवर बना रहा है। और उसके नीचे से ही जो ईसोफेगस नली यानी कि एब्डोमेन जो है वो हमारा एब्डोमेन, ये इलाका एब्डोमेन है जो हमारा मनुष्य शरीर में होता है। तो एब्डोमेन बनाता है जिसे आमाशय कहेंगे। तो ये एब्डोमेन ही आगे जाकर फिर छोटी आंत में बदल जाता है, इंटेस्टाइन में, और फिर ये रेक्टम से होते हुए फिर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर लेता है। और किडनी भी आप देख रहे हैं कि हमारे जैसे मेरुदंड से जुड़ी होती है मनुष्य के शरीर में किडनी, यहाँ मेंढक के शरीर में भी आप देख सकते हैं दोनों ओर 2 किडनी हैं। और लंग्स भी उसी तरह से दोनों ओर 2 लंग्स हैं, थोड़ी दूरी पर हैं लेकिन हैं। गॉल ब्लैडर जो लीवर के साथ जुड़ी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। फिर
यूरेटर जो है वो, मतलब इसकी काफ़ी कुछ संरचना आप मनुष्य के मानव शरीर की संरचना से काफ़ी मेल खाती है। इसीलिए जो है इसकी प्रारंभिक मॉर्फोलॉजी जो है सिखाई जाती है, ताकि बहुत हद तक मानव शरीर की संरचना का अध्ययन हम इसे देख करके ही अंदाज़ा लगा लें। चलिए, तो इसे आप देख सकते हैं, इसका चित्र आप जो है ज़रूर बनाकर बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बिना देखे बनाकर, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा जाएगा, और हो सकता है किसी खास अंग के क्षेत्र को ही बनाने के लिए कह दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसे प्रैक्टिस में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज होते हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस उत्पन्न होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या होते हैं? तो ये होते हैं कंटेनिंग एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसमें क्या होते हैं? अधिकतर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड इज़ कैप्चर्ड बाय द बाइलॉब्ड टंग, और जो भोजन जो है मेंढक के द्वारा वो उसके द्विगुणित जो जीभ होता है, यानी दो भागों में बटा हुआ जीभ और जो लंबा जाने वाला जीभ होता है, उसके द्वारा पकड़ा जाता है। Digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the walls of the stomach। ये इसमें मेढक में भी बिल्कुल ही हमारे शरीर की तरह उसके पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही स्राव होता है, और वहीं से गैस्ट्रिक जूस भी उसमें मिलते हैं और पाचन आरंभ हो जाता है। और ये जो HCl और गैस्ट्रिक जूस हैं वो स्टमक यानी आमाशय के दीवारों से निकलता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड, फिर वहाँ से अर्धपाचित भोजन, आधा पचा हुआ भोजन जो है, कॉल्ड चाइम, जिसे चाइम कहते हैं, इज़ पास्ड फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये चाइम या काइम जो भी हो, ये जो है स्टमक से आगे बढ़कर इंटेस्टाइन के पहले भाग में, प्रथम भाग में प्रवेश करता है, यानी छोटी आंत के प्रथम भाग में प्रवेश करता है, जिसे द डिओडेनम कहते हैं। यानी आमाशय का अंतिम सिरा और छोटी आंत का जो प्रथम सिरा है, उस हिस्से को डिओडेनम कहते हैं। तो वहाँ पे प्रवेश करता है। द डिओडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, वो यहीं पे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा जो यकृत से जो स्रावित पित्त रस है वो यहाँ पे मिलता है। एंड पैनक्रियाटिक जूसेस, और अग्नाशयिक जो रस हैं वो भी यहीं पे मिलते हैं, थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन नली के द्वारा, जिसे बाइल डक्ट कहा जाता है। तो यानी कि यकृत का जो पित्त रस है और अग्नाशय का जो अग्नाशिक रस है, वो दोनों आपस में मिलकर एक ही नली से होकर उस डिओडेनम में जो अर्धपाचित भोजन है वहाँ पर जाकर भोजन से मिलता है। बाइल इमल्सिफाइज फैट, बाइल, और ये जो बाइल जूस है, बाइल डक्ट है, बाइल जूस है जो कि यकृत मतलब लिवर से और अग्नाशय से आता है, वो मेनली वसा पर कार्य करता है और फैट को यानी वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, और जो अग्नाशयिक जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि, तो इस तरह से जो बाइल जूस होता है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो अग्नाशयिक रस जो होता है वो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर वो काम करता है, उसका पाचन करता है। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही अंतिम उसका पाचन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। और ये हमारे शरीर की भांति ही इसके भी छोटी आंत में जो है विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, जो छोटी छोटी रोएदार उंगली नुमा संरचना होती है, जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त में मिला देती है। यानी वहाँ तक छोटी आंत में जाते जाते भोजन इतना सूक्ष्म हो जाता है, भोजन के कण इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वो रक्त में मिल जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड
वेस्ट, और जो अधपचा जो भोजन है, ठोस भोजन है, अधपचा जो ठोस भोजन है, वो मूव्स इनटू द रेक्टम, वो बड़ी आंत में चला जाता है एंड पासेस आउट थ्रू क्लोएका, और क्लोएका के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड, मेढक जो हैं वो ज़मीन पे भी सांस लेते हैं, एंड इन वाटर, और पानी में भी सांस लेते हैं, बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, लेकिन वो अलग अलग ढंग से सांस लेते हैं दोनों जगहों पर। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पानी में वो नाक से या मुख से सांस नहीं लेता है, बल्कि त्वचा ही उसका श्वसन अंग के तौर पर काम करता है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन, जिसे हम क्यूटेनस रेस्पिरेशन की संज्ञा देते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, और ये जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उसके त्वचा से होकर उसके शरीर में रक्त में मिलता है। तो ये जो और जो उसके जो त्वचा में जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा वो डिफ्यूजन प्रक्रिया के जरिए ऑक्सीजन को पानी से खींच लेता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और रक्त में मिल जाता है और उसका श्वसन पूरा हो जाता है। ऑन लैंड द बकल कैविटी, ज़मीन पर उसके जो मुख गुहा जो होती है, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वहाँ पे तीनों अंग मिल करके उसके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी वहाँ स्किन, त्वचा भी काम आती है, उसके मुख गुहा जो है वहाँ से वो सांस खींचता है और लंग्स में वो जाता है, इस तरह से उसका रेस्पिरेशन वहाँ पूरा होता है। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज़ कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसे हम भी जानते हैं कि पल्मोनरी हमारे ह्यूमन श्वसन में भी उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। और द लंग्स आर पेयर ऑफ एलोंगेटेड, लंग्स क्या होते हैं, वो एक जोड़ा एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक गुलाबी रंग का थोड़े लंबे आकार का और थैली नुमा संरचना होती है। प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, जो उसका जो गला से मिला हुआ जो नाल है उस नाल के ऊपरी सिरे में चिपका हुआ रहता है, जिसे थोरैक्स कहते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, और हवा जो है उसके नॉस्ट्रिल्स नासा छिद्रों से होकर प्रवेश करता है इनटू द बकल कैविटी, उसके मुख गुहा में, एंड देन टू लंग्स, और फिर वहाँ से वो थोरैक्स से होकर उसके चला जाता है उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, यानी जो ग्रीष्मकालीन जो निद्रा है उसके दौरान, एंड हाइबरनेशन, और शीत निद्रा के दौरान, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, यानी ये जो सुषुप्तावस्था में जब मेढक चला जाता है, वो ग्रीष्मकालीन सुषुप्तावस्था हो या शीतकालीन, दोनों ही अवस्था में वो त्वचा से जो है सांस लेने का काम करता है, जिससे उसकी ऊर्जा कम से कम खर्च होती है और उसे कुछ खाने के उतने दिन तक बिना कुछ खाए पिए भी वो जिंदा रह सकता है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग एज वेल एज द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। Frogs have a lymphatic system also. तो वैस्कुलर सिस्टम का अर्थ होता है, तो नाड़ी तंत्र, फ्रॉग का जो नाड़ी तंत्र है यानी नसों का जो तंत्र है वो इज़ वेल डेवलप्ड, वो काफ़ी अच्छी तरह से विकसित होते हैं, एंड क्लोज्ड टाइप, और वो एक ही सीमित रूप के होते हैं, अर्थात एक ही नाड़ी में एक ही ओर का संवहन होता है। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, मेढकों में भी लसिका तंत्र पाया जाता है जो मनुष्य में पाया जाता है। द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, जो रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण तंत्र है या रक्त जो नाड़ी तंत्र है या रक्त की जो धमनी तंत्र या आर्टरी सिस्टम जो है रक्त का,
इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। उसमें कौन कौन शामिल रहता है? उसमें हृदय शामिल रहता है और रक्त वाहिकाएँ शामिल होती हैं और रक्त शामिल होता है। ये मिलकर के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनाता है मेंढक का रक्त वाहिका तंत्र। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स, और इसमें जो है लिम्फेटिक सिस्टम में लसिका तंत्र में जो है लसिका रहती है और लिम्फ चैनल और लसिका जो तंत्र होता है एंड लिम्फ नोड्स, और उसके जो लसिका की गांठें होती हैं। हार्ट इज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक कोशिकीय तंत्र होता है। हार्ट जो है, हृदय जो है, एक सुदृढ़ कोशिकाओं का तंत्र होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, शारीरिक जो गुहा है, मेढक का जो शरीर गुहा है उसके ऊपरी छोर से लटका रहता है या लगा रहता है। इट हैज़ 3 चैम्बर्स। हमारे जैसे हमारे मनुष्यों में 4 चैम्बर होते हैं, मेढकों में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो 2 आर्ट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है एंड इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग होते हैं पेरिकार्डियम के जरिए। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस, और एक त्रिभुजाकार जो आकृति जो होती है वो होती है, इसमें एक त्रिभुजाकार जो आकृति होती है कॉल्ड साइनस, जिसे साइनस कहा जाता है। वेनोसस, साइनस वेनोसस, इसे साइनस वेनोसस कहते हैं। जॉइंस द राइट आर्ट्रियम, वो दाहिने आर्ट्रियम को जोड़ता है। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा, और ये जो हमारे जो शरीर में, मनुष्य शरीर में जिसे धमनी कहते हैं, तो उसी प्रकार इसका जो वेन होता है उसे वेना केवा कहते हैं, और उसी से वो पूरे शरीर का जो मुख्य रक्त वाहिका के तौर पर वो काम करता है, और हृदय इसी से रक्त को प्राप्त करता है। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ए सैक लाइक कोनस एस्ट्रियस ऑन द आर्टेरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, और वेंट्रिकल जो होता है वो एक थैलीनुमा संरचना जिसे कोनस आर्टेरियस कहते हैं, वहाँ पे वेंट्रल साइड में ऑफ द हार्ट के वेंट्रल साइड में खुलता है, वहाँ पर ये जाकर खुलता है, ये वेंट्रिकल्स जो हैं। द वेंट्रिकल ओपन, तो ये जो है वेंट्रिकल जो है वो खुलता है कहाँ जाकर? एक लाइक कोनस आर्टेरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट के दूसरी ओर जो है वो खुलता है, उस जगह पे जहाँ पर जिसे कोनस आर्टेरियस कहते हैं। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज़ कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। जैसे हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड जो होता है वो आर्टरीज़ के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है और वेन के द्वारा हार्ट में वापस लाया जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी रहता है। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम, और ये जो है वेनस सिस्टम को बनाता है। यानी आर्टरी से ब्लड जो शुद्ध रक्त है वो पूरे शरीर में बांटा जाता है या भेजा जाता है, और पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो वेन के द्वारा वापस हृदय तक पहुंचाया जाता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी आर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। ये जो है एक संरचना, ऐसी जो है युक्ति है जो मानव शरीर में लगभग नहीं के बराबर, लगभग मानव शरीर में नहीं होती है, लेकिन मेंढक में होता है कि इसका डायरेक्ट जो है कनेक्शन रहता है स्पेशल वेन के द्वारा हृदय से, किससे लिवर से, इंटेस्टाइन से, किडनी से और लोअर पार्ट का बॉडी से। यानी यहाँ से डायरेक्ट कुछ चैनल्स जो हैं, रक्त की जो कुछ वाहिकाएं हैं वो सीधे जाकर हृदय से जुड़ती हैं। द फॉर्मर इज़ कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उसमें से जो पहला तंत्र है उसे हेपेटिक सिस्टम कहते हैं, एंड लेटर इज़ कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम, और बाद वाले को कहते हैं, यानी लेवर और इंटेस्टाइन को जो जोड़ते हैं उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम,
और जो किडनी और लोअर पार्ट्स को जोड़ता है उसे कहते हैं आपका रेनल पोर्टल सिस्टम। तो ये महत्वपूर्ण संरचना एक मनुष्य के शरीर की संरचना से कुछ अलग दिखाई देती है, बिल्कुल ही अलग, तो इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है द ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। रक्त जो है वो मानव शरीर के रक्त के समान ही किससे बने होते हैं, तो प्लाज्मा और सेल्स से, ब्लड सेल से बने होते हैं। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी एंड एंथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये लगभग हमारे मानव रक्त के समान ही होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट होता है उसमें। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट। इसमें आरबीसीज में लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है, नेमली हीमोग्लोबिन, जो हमारे भी शरीर में पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। द लिम्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। लसिका जो होती है वो रक्त के अलावे एक दूसरे प्रकार की जो है चीज़ होती है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। इसमें कोई आरबीसी भी नहीं होती है और कुछ प्रोटीन भी इसमें कम होते हैं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स। रक्त जो है वो पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। गैसेज, गैस का विनिमय करती है, यानी गैस को ले जाती है, और यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसको लाना ले जाना करती है। एंड वाटर, और पानी का भी परिवहन करती है टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। पूरे परिसंचरण के दौरान जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ ये आरबीसी जो है वो पोषक तत्वों को ले जाती है, गैसों का विनिमय करती है और पानी भी ले आती है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। और जो कोशिकीय रूप से दृढ़ जो हृदय होता है उसके पंपिंग से ये सारा कार्य पूरा होता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, यानी नाइट्रोजनी जो अर्ध पाचित जो पदार्थ बच जाता है, उत्सर्जित पदार्थ जो बच जाता है, इज कैरिड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसे एक अच्छे तरह से सुविकसित उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, जिसमें एक जोड़ा किडनी होता है, यूरेटर्स होते हैं यानी मूत्राशय होते हैं, क्लोएका होता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट, ये काफ़ी छोटे और दृढ़ और डार्क रेड और गहरे लाल रंग के, एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स, और बीन्स की तरह देखने में इसकी संरचना इनकी होती है। एंड स्ट्रक्चर सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, और शरीर के जो गुहा है उसके थोड़े पीछे पश्च भाग में स्थित होती है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर होती है। ईच किडनी इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। हर किडनी जो है वो और भी सूक्ष्म संरचनाओं या क्रियात्मक इकाइयों से बनी होती है। कॉल्ड यूरिनाइफेरस ट्यूबल्स जैसी संरचना से बनी होती है, या नेफ्रॉन्स, जिसे हम नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। तो मानव किडनी भी इसी तरह से बनी होती है। 2 यूरेटर्स एमर्ज फ्रॉम द किडनीज, उससे 2 जो है आपका मूत्र वाहिकाएँ जो हैं वो निकलती हैं इन द मेल फ्रॉग्स, नर मेढक में। एंड द यूरेटर्स एक्ट एज द यूरिनोजेनिटल डक्ट, और ये जो यूरेटर होता है वो मूत्राशय के रूप में काम करता है, विच ओपन्स इनटू द क्लोएका, और जो क्लोएका में ही जाकर खुलता है। इन फीमेल्स द यूरेटर्स, और जो मादा जो मेढक होते हैं उसमें जो यूरेटर्स होते हैं वो ओविडक्ट ओपन, जिसे ओविडक्ट कहा जाता है, वो ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, वो क्लोएका में अलग से जाकर खुलती है। एंड द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम,
और यहाँ पर एक पतले दीवार वाली एक यूरिनरी ब्लैडर होती है, जो तो क्ले का मतलब यह जो आप देखेंगे कि इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। जो मादा जो मेढक होती है उसमें यूरेटर और ओविडक्ट जो है वो दो अलग अलग संरचनाएं होती हैं। वो दो अलग ढंग से अलग अलग वाहिकाओं से जाकर नलिकाओं से जाकर क्लोएका में खुलती हैं। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, और जो पतली झिल्ली की संरचना वाला जो मूत्राशय है वो प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, वो रेक्टम मतलब बड़ी आंत के नीचे की ओर होता है। विच ऑल्सो ओपन्स इन द क्लोएका, वो उसकी नली भी जाकर क्लोएका में खुलती है। द फ्रॉग एक्सक्रेट्स यूरिया एंड दस इज ए यूरियोटेलिक एनिमल। जो मेढक जो है वो भी यूरिया अपने शरीर से, यूरिया जो है एक अपवर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जी पदार्थ के तौर पर बनाता है और उसे बाहर निकालता है, इसीलिए उसे यूरियोटेलिक एनिमल भी कहा जाता है। एक्सक्रेटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज़ सेपरेटेड एंड एक्सक्रेटेड। जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं यानी उत्सर्जी जो अवांछित पदार्थ जो होते हैं वो खून के द्वारा किडनी तक ले जाए जाते हैं, जहाँ पर ये छाने जाते हैं और उनका फिर उत्सर्जन किया जाता है। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। मेढक में जो है नियंत्रण तंत्र, शरीर अंगों का जो नियंत्रण तंत्र है या उसका जो संयोजन तंत्र जो है वो काफ़ी विकसित होता है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें जो है कुछ न्यूरल सिस्टम भी होते हैं यानी तंत्रिका तंत्र इसमें शामिल होता है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो द सिस्टम, तो इसमें जो नियंत्रण तंत्र जो है तो उसमें न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें कुछ तंत्रिका तंत्र शामिल होता है और कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो भी इसमें शामिल होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी, मतलब जो शरीर के अंदर ही अंदर कुछ एंजाइम या अन्य पदार्थ स्रावित करती हैं। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स। और जो रासायनिक नियंत्रण जो है वो कुछ पूरे शरीर का वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा जो है पूरा किया जाता है। विच आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती हैं। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, pineal body, pancreatic, islets, adrenals and gonads। तो ये इन प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां मेढक में पाई जाती हैं उनमें मुख्य हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल बॉडी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, आइलेट ग्लैंड, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। इस इतने प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो मेढक में पाई जाती हैं। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरे शरीर से तंत्रिकाओं का जो समूह है वो आकर केंद्रित होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स जो है वो भी इसमें तंत्रिका तंत्र भी जो इसमें विकसित होता है, एंड ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक स्वग्राही जो तंत्रिका तंत्र है वो भी इसमें विकसित होता है, जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टाइप का होता है। मतलब ये स्वयं भी अपने माने बिना किसी सहयोग के भी स्वयं स्वचालित भी काम कर सकती हैं, ऐसा भी होता है।
आगे देखते हैं। देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, और इस प्रकार के जो नर्व्स हैं वो 10 जोड़े होते हैं, 10 जोड़े होते हैं अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से निकलते हैं। ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड इन ए बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रैनियम, और जो दिमाग जो होता है वो जिस संरचना के अंदर रहता है उसे क्रैनियम कहते हैं। द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और जो मस्तिष्क है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डी इंसेफेलॉन होते हैं, डाई इंसेफेलॉन होते हैं। The midbrain is characterized by a pair of optic lobes. जो मध्य मस्तिष्क होता है उसमें प्रकाशीय तंत्रों से संबंधित जो है अंग होते हैं या मस्तिष्क के भाग होते हैं। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और हिंड ब्रेन में जो है ये 2 संरचनाएं सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरमेन मैग्नम एंड कंटिन्यूअस इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो आगे लंबी होकर फोरमेन मैग्नम से होकर वे स्पाइनल कॉर्ड से जाकर मिल जाती है, विच इज़ इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, और जो अंत में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा रहता है। फ्रॉग्स हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, इसमें का बहुत प्रकार के सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, सेंसरी पेपिले जो है इसमें टच मतलब स्पर्श का भी संवेदक होता है, इसमें टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद के संवेदक होते हैं, स्मेल यानी नसाल एपिथेलियम यानी जो गंध के जो संवेदक हैं वो भी होते हैं, विज़न आइज़ एंड हियरिंग, और दृश्य और श्रव्य जो संवेदक हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज आइज़ एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, इनमें से जो आँख और जो कान के जो तंत्र हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से विकसित होते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, वो अच्छे तरह से अच्छी संरचना वाले होते हैं यानी अच्छी तरह से बने होते हैं। एंड रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशंस, और अन्य जो हैं वो कोशिकीय स्तर के होते हैं, अराउंड नर्व एंडिंग्स, जो तंत्रिका तंत्र के अंत में जुड़ा होता है। आइज इन द फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्फीरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल, आँखें जो होती हैं वो उसके स्कल यानी सिर की जो खोपड़ी होती है उसमें एक गोल जो गुहा होती है उसमें स्थित होती है। दीज आर सिंपल आइज़, ये आँखें जो हैं कोई विशेष नहीं होती हैं, साधारण आँखों की जैसी होती हैं। पॉजिटिव ओनली 1 यूनिट, जिसमें एक गुहा में एक ही यूनिट होता है। एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट इन द फ्रॉग्स, बाह्य कर्ण जो है यानी बाहर कान नहीं निकले होते फ्रॉग के। एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, थोड़ा सा कान का जो ये थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो बाहर दिखाई पड़ता है। द ईयर इज़ एन ऑर्गन हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, मेढक में कान जो है सुनने के अलावा उसके शरीर या मस्तिष्क को बैलेंस करने का भी एक काम करता है। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेढक में काफ़ी सुविकसित नर और मादा प्रजनन अंग जो होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ येलोविश ओवॉइड टेस्टिस, मेल में जो होते हैं वो आप यहाँ संरचना में जो पीले आकार की जो मेल में जो आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एक पेयर ऑफ एक जोड़ा ओवॉइड टेस्टिस होता है जो मटमैले रंग का होता है, और विच आर फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मैसोरकियम। तो ये जो हैं वो चिपके हुए होते हैं किडनी के ऊपरी हिस्से से,
और बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेट्रोनियम, जो पेट्रोनियम के पेरिटोनियम के डबल फोल्ड के साथ, जिसे मेसोर्कियम बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा होता है। वैसा एफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर, और वैसा एफरेंशिया जो होते हैं वो 10-12 की मात्रा में होते हैं। दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, ये जो हैं टेस्टिस से निकलते हैं। दे एंटर द किडनीज, वो किडनी में प्रवेश करते हैं ऑन देयर साइड, अपनी तरफ से, एंड ओपन इनटू ब्लाडर्स, और वो ब्लाडर के कनाल में खुलते हैं। फाइनली इट कम्युनिकेट्स with the urinogenital duct, और अंत में ये जाकर जो मूत्राशय के एक हिस्से में खुलता है। दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज, जो किडनी से निकलते हैं, एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका, और क्लोएका में जाकर खुलता है। द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर, एक छोटा सा मध्य आकार का एक चैम्बर होता है, कक्ष होता है। दैट इज़ यूज्ड इन टू पास फीकल मैटर, जिसमें जो है वो उत्सर्जन संबंधी जो पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वहाँ से पास किए जाते हैं, जैसे कि यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। और इसमें यूरिन के साथ साथ स्पर्म भी वो बाहर निकलता है यहाँ से। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल ऑर्गन्स में जो मादा मेंढक है उसमें जो है एक जोड़ा अंडाशय होता है। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, ये भी जैसे नर मेंढक के टेस्टिस जैसे किडनी के पास होते हैं, वैसे मादा मेंढक के जो ओवरीज हैं, अंडाशय हैं, वो भी इसके किडनी के पास होते हैं। एंड देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनीज, लेकिन इसके कोई फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होते हैं। जबकि नर के जो टेस्टिकल्स होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, उसके साथ किडनी के साथ फंक्शनल कनेक्शन रहता है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोएका सेपरेटली, और एक अलग नली जो है ओविडक्ट से होकर, अंडाशय से होकर वहाँ पे क्लोएका में जाकर अलग से खुलती है। ए मैच्योर फीमेल कैन ले, एक वयस्क जो मादा है वो कम से कम 250 से, मतलब 2500 to 3000, 2,500 से 3,000 जो ओवा एट ए टाइम, एक बार में 2,500 से 3,000 अंडे देती है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, जो अंडों का निषेचन है वो एक्सटर्नल होता है, यानी बाह्य निषेचन होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। मादा मेढक जो है अंडे वो ले कर देती है, या तो मिट्टी में या तो पानी में। और फिर पुरुष जो मेढक होता है, नर मेढक जो होता है, वो भी अपने स्पर्म जो है वो पानी में छोड़ देता है, और उसके स्पर्म जो हैं वो पानी में जो पहले से छोड़े हुए जो अंडे हैं उनमें जाकर किसी एक में फर्टाइल उसे करता है, बहुत सारों को फर्टाइल करता है। इसलिए बहुत सारे आप देखेंगे कि मेढक के बहुत सारे जो छोटे होते हैं। एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, और ये पानी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वाल स्टेज कॉल्ड टैडपोल, और इसमें जो है एक लार्वा का स्टेज होता है, इसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फिसिस टू फॉर्म द एडल्ट, और फिर उसमें जो है कोशिकाओं का गुणन और होता है, मेटामॉर्फिसिस होता है, यानी कोशिकाओं की संख्या वहाँ पर गुणित होकर द्विगुणित चौगुणित होकर बढ़ती है, और फिर वो एक एडल्ट मेढक में बदलता है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंजेक्ट्स, अब मेढक जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं, क्योंकि वो बहुत सारे अवांछित कीड़ों को खा जाते हैं। एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, और हमारे फसलों को कुछ हद तक बचाते हैं। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये पर्यावरणीय संतुलन भी कायम रखते हैं। बिकॉज दीज सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, और क्योंकि ये एक भोजन श्रृंखला में वो आते हैं। एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम, या खाद्य जाल के अंतर्गत वो आते हैं, यानी ये किसी के न किसी के आहार हैं, और जिसके चलते ये एक बैलेंस को बना कर रखते हैं। इन सम कंट्रीज़ द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फूड बाय मैन,
बहुत से देशों में इसके जो मांसल जो जांग होते पैर होते हैं उसे भोजन के रूप में भी लोगों द्वारा खाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।